आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे और आज ये रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा आप सबका बहुत अच्छा गुजरा होगा। जी बेटे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कल जो हमारा गुज़श्ता लेक्चर था उसमें हमने जो सबक अपना शुरू किया हुआ था वो देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क, जिसकी हमने पढ़ाई की और पढ़ाई के साथ साथ इसमें जितने भी मुश्किल अल्फाज थे उनको ख़त कशीदा करते हुए उनके साथ साथ मैंने मायने आपको किताब के ऊपर ही लिखवाए और फिर मैंने आपको लिखने का काम दिया था कि आप ये सारे जो मुश्किल अल्फाज हैं इनके मायने अपनी जमात की कापी पर लिखेंगे, उर्दू अलिफ की कापी पर, और उसके साथ इस पूरे सबक की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आज हम करेंगे इस सबक की मश्क। ठीक है, मश्क करेंगे आज। इसके मश्क के जितने भी जुज़ हैं वो सारे ही करेंगे, किताब पर ही हल करेंगे। और आपको जैसे मैंने पहले भी बोला बेटे कि आप किताब पर नीले, काले, पीले ऐसे कोई भी मार्कर, पॉइंटर, पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास जो किताब है पहले से, इस पर भी ये किसी बच्चे का ही लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर बच्चे ने मार्कर इस्तेमाल की हुई है। तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि आप किताब पर कोई ऐसा मार्कर, पेन, पॉइंटर का इस्तेमाल करें। कच्ची पेंसिल से किया करें, वो आपकी किताब साफ़ सुथरी लगती है। ठीक है बेटे, जी चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, करते हैं अपनी मश्क को हल करते हैं। आप सब ने मेरे साथ साथ इसको हल करना है। ठीक है, सबसे पहले अपने हाथ में पेंसिल पकड़ लें और जैसे मैं करवाऊँगी मेरे साथ साथ इसको आप करेंगे। हमारी मश्क का जुज़ 1 है, दर्ज झैल के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। मुख्तसर यानी हमने इसके कोई लंबे चौड़े जवाब नहीं, मुख्तसर जवाब तहरीर करें। इसके कुछ जो जवाब हैं कुछ सवालात के, वो आपके सबक में ही मैं उधर निशान लगवाती जाऊंगी। जिनका कोई जवाब ऐसा है जो वहाँ पर नहीं है, वो इधर लिखने की ज़रूरत महसूस होगी तो वो आप इधर लिख लीजिएगा। ठीक है, अहमद और उसके घर वाले गाँव क्यों आए थे, तो इसका जवाब है, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे उन्होंने कोई एक पूरा जुमला नहीं लिखा हुआ, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे है कि वो गर्मियों की तातीलात गुजारने आए थे गांव में। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसलिए इसको ब्रैकेट बनाया, गर्मियों की तातीलात। तो क्या वजह थी गांव में आने की, फिर आप इसको यहाँ पर पूरा लिखेंगे, है तो वही है उसका जवाब, गर्मियों की तातीलात गुजारने। तो यहाँ पर आप पूरा लिखेंगे, अहमद और उसके घर वाले गाँव में गर्मियों की तातीलात गुजारने आए। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा, गांव की फ़ज़ा कैसी थी, तो उसका जवाब भी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये गांव की हरी भरी फ़ज़ा। यहाँ पे वो मुकम्मल उस तरह जुमला नहीं है, लेकिन मैंने ब्रैकेट बना के बताया कि ये जवाब कहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है कि गांव की फ़ज़ा हरी भरी और साफ़ सुथरी थी, तो यहाँ पर आप लिख लें इसका, गाँव की फ़ज़ा हरी भरी और साफ़ सुथरी थी। उसके बाद है, देहात में रहने वाली अक्सर ख़वातीन मोटी क्यों नहीं होती यानी जमा इस्तेमाल हुआ है, ज़्यादा ख़वातीन की बात हो रही है। तो इसका जवाब ये सफ़ा नंबर 12 पर देखें, यहाँ पर है, देहाती ख़वातीन भी सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती है, वो घर का सारा काम काज अपने हाथों से करती हैं। मुर्गियों, गाय, भैंस और दीगर पालतू जानवरों की देखभाल करती हैं। फसलों की कटाई, बुआई और उन्हें समेटने में भी मर्दों का हाथ बटाती हैं, जबकि शहरों में रहने वालों को इस कदर मुशक्क़त का काम नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि देहात में। अच्छा, इसमें ये जो लाइन आ रही है ना, शहरों में रहने वाली, इसको हम काट देंगे। शहरों में रहने वाले का तो हमने जिक्र करना ही नहीं है इसमें। ये जो यहाँ तक है ना, बटाती हैं, उसके बाद हम ये काट देंगे, जबकि शहरों में रहने वाली, ये यहाँ तक करना पड़ता मुशक्क़त का काम, ये जुमला हम काट देंगे शहरों वाला। फिर हम यहाँ से लिखेंगे, यही वजह कि देहात में रहने वालों की सेहत बेहतर होती है और वो अमूमन दुबले पतले होते हैं। ठीक है, उसके बाद है, अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुंचे तो उससे क्या नुकसान होता है। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ सूरज की रोशनी ना पहुंचने का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, लेकिन आगे उन्होंने उसकी कोई वजह नहीं बताई। और अगर सूरज की रोशनी ना पहुंचे तो उससे क्या होता है, उससे हम मुरझा से जाते हैं। जब सूरज की रोशनी नहीं हमें मिल रही तो ना तो हमारे चेहरों पे वो खूबसूरती या वो जो है कशिश नहीं रहती, बल्कि वो मुरझा जाते हैं। तो इसका जवाब यहाँ पर लिख लें, चेहरे जर्द हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं। ठीक है, आगे, बड़े शहरों में आलूदगी का क्या सबब है। तो बड़े शहरों में क्या है, गाड़ियों के धुएँ से आलूदगी फैल रही है ना। तो यहाँ पर देखें, यहाँ ये देखें, धुआं फ़िज़ा को इस कदर आलूदा कर देता है कि सांस लेना दूभर हो जाता है।
تو यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको हम अब सवाल के हिसाब से इस तरह लिखेंगे कि शहरों में गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं जिनके धुएँ से जो है हमारी फ़िज़ा वो आलूदा होती है, उनके धुएँ से फ़िज़ा आलूदा हो जाती है। तो गाँव में यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है बड़े शहरों में आलूदगी का सबब क्या है, गाड़ियों का जो धुआं है वो फ़िज़ा को आलूदा करने का सबसे बड़ा सबब है। मौजूदा देहात पुराने देहात से किस तरह मुख्तलिफ हैं, तो इसका जवाब यहाँ से। अब देहात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, कच्चे मकानात की जगह लोगों ने पुख्ता मकानात बना लिए हैं। देहात में सड़कों का जाल भी फैला दिया गया है, बहुत से देहात में बिजली पहुँचा दी गई है, मोबाइल फ़ोन तो अब हर गाँव में नज़र आता है। ये छठे का जवाब है। उसके बाद है सातवां, लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं, तो इसका जवाब यहाँ से शुरू हो रहा है नीचे से। देहात में कारोबार के मौके कम होते हैं, लोग रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। इसके अलावा शहरों के मुकाबले में देहात में तालीम और सेहत की सहूलतें भी कम है, बहुत से तालिब इल्म तालीम हासिल करने की गर्ज से शहरों के स्कूलों कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिला ले लेते हैं। इसी तरह बेहतर इलाज मुआवजे के लिए भी लोग शहरों में जाते हैं। इन सब चीज़ों से शहर की आबादी भी बढ़ती चली जा रही है, ये लिखेंगे। और उसके बाद है आठवां, इस नकल मकानी को क्यों कर रोका जा सकता है, तो उसका जवाब यहाँ से। हुकूमत अगर देहात में तालीम यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है छोड़कर शहर का रुख ना करे, ये 2 लाइनें हैं, ठीक है। इसके बाद इसके दूसरे जुज़ पर आ जाए, खाली जगह को ख़त कशीदा लफ्ज़ों के मुतज़ाद की मदद से। मुतज़ाद मैंने पहले भी आपको पिछले सबक में भी बताया था, मुतज़ाद होता है किसी चीज़ का उल्ट। ये किससे है, ज़िद से है। ज़िद का मायने होता है उल्ट। जैसे मैं आपको किसी काम से रोकूँ या वालिदा या कोई बड़ा आपको किसी काम से रोके कि ये काम आपने नहीं करना, और आप अपनी बात पर अटे रहते हैं कि नहीं मैंने ये करना है, जो आप कह रहे हैं मैंने वो नहीं करना, मतलब जो कहा जा रहा है या जो चीज़ है उसका उल्ट करना या उसका उल्ट होना क्या कहलाता है, मुतज़ाद। तो यहाँ पर उन्होंने क्या है, ख़त कशीदा जो लफ्ज़ हैं जुमलों में उनका उल्ट हमने लिखना है खाली जगह में। तो यहाँ पर है मेहमान ने डैश का शुक्रिया अदा किया, तो मेहमान का उल्ट क्या होगा, मेज़बान, ऐसे लिखेंगे। मेज़बान। मैं फ़ारिग हूँ जबकि मेरी बहन काम में डैश है, फ़ारिग का मुतज़ाद क्या होगा, मसरूफ़। ये वाव है, सही करके लिख देती हूँ, मसरूफ़, ठीक है। आगे है, वो रात को जल्दी नहीं सोया था इसलिए वो सुबह डैश से उठा। जल्दी, तो जल्दी का उल्ट क्या होगा, देर। देहाती और डैश ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है, देहाती का उल्ट क्या होगा, शहरी। ताज़ा रोटी खाओ, डैश रोटी खाने से पेट में दर्द हो सकता है, ताज़ा का उल्ट क्या होगा, बासी। अमीरों को डैश का ख्याल रखना चाहिए, अमीरों को गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। अभी सूरज की रोशनी है लेकिन थोड़ी देर में डैश छा जाएगा, रोशनी का उल्ट होता है अंधेरा। देहाती खुले घरों में रहते हैं जबकि शहरों में आमतौर पर लोगों के घर डैश होते हैं, खुले का उल्ट क्या होगा, तंग। तंग, ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखा करें, ये दंदाने साथ मिलाया करें। आगे स्कूल है, गाड़ी को तेज़ चलाना मुनासिब नहीं, इसकी रफ्तार डैश कर दो, तेज़ का उल्ट क्या होगा, आहिस्ता। कभी देहात में कच्चे मकान होते थे, अब तो हर तरफ डैश मकान दिखाई देते हैं, कच्चे का उल्ट क्या होगा, पक्के। अच्छा जी, आगे आ जाएं। हमारा सवाल जुज़ 3 है, वाहद को जमा और जमा को वाहद में तब्दील करें। जो नीचे इन्होंने अल्फाज दिए हैं वो कुछ इन्होंने जमा दिए हुए हैं और कुछ इन्होंने वाहद दिए हुए हैं। जो जमा है उनका हमने वाहद लिखना है और जो वाहिद है उनकी हमने जमा लिखनी है। तो यहाँ पर लफ्ज़ है पहला तातीलात, तो ये जमा है, इसके वाहद लिखेंगे तातील, ठीक है। दूसरा लफ्ज़ है कस्बा, कस्बा है वाहद, तो उसकी जमा क्या है, कस्बात। अमारात, अमारात जमा है, इसका वाहद होगा अमारत। मस्जिद, मस्जिद की जमा मसाजिद। मकामात, उसका वाहद है मकाम। मवाक़े, ये जमा है, इसका वाहद होगा मौका। आलात जमा है, इसका वाहद है आला। देहात जमा है, इसका वाहिद है देहा। ये देखिए ऐसे दाल, ये है देहा। मकान वाहिद है, इसकी जमा होगी मकानात। मराकज़ जमा है, इसका वाहिद है मरकज़। आगे जुज़ 4 है,
किसी मुस्तनद लुगत की मदद से इन लफ्ज़ों पर एराब लगाएं। लुगत की मदद से लगाने हैं, मैंने भी ये लगाए हुए हैं, ठीक है, आप मेरे साथ साथ लगाएं, मैं आपको लगवाती हूँ इसके एराब। पहला लफ्ज़ है, इसको क्या पढ़ते हैं, इस्तिकबाल। अलिफ़ के नीचे ज़ेर, सीन के ऊपर जज़म, ते के नीचे ज़ेर, काफ के ऊपर जज़म, बे के ऊपर ज़बर और लाम के ऊपर जज़म, इस्तिकबाल। जानिब, जीम के ऊपर ज़बर, नून के नीचे ज़ेर, बे के ऊपर जज़म, जानिब। मगरिब, मीम के ऊपर ज़बर, गैन के ऊपर जज़म, रे के नीचे ज़ेर और बे के ऊपर जज़म, मगरिब। वक्त, वाव के ऊपर ज़बर, काफ और ते पर जज़म, फारिग, फे के ऊपर ज़बर, रे के नीचे ज़ेर, खालिस, ख के ऊपर ज़बर, लाम के नीचे ज़ेर। जब भी किसी लफ्ज़ पर हमने आवाज़ ऊपर खींचनी हो तो ज़बर लगाते हैं, नीचे खींचनी हो ज़ेर लगाते हैं, कहीं पर रुक जाना हो तो जज़म लगाते हैं, कहीं पर ज़ोर डालना हो तो वहाँ पर शद आती है। यहाँ पर किसी में भी शद का इस्तेमाल नहीं हुआ। जज़म जब भी लगाएं बेटे तो ये जैसे मैंने लगाई हुई या उल्टा जैसे हम ए लिखते हैं, ठीक है, इसकी तरह ही आपने जज़म लगानी। बहुत से बच्चे जज़म ये वाली इस्तेमाल करते हैं, जब आप ये इस्तेमाल करते हैं अक्सर यहाँ से मोटी हो जाती है आपकी जज़म और वो लगता है कि पेश है, फिर आपका गलत हो जाता है। तो जज़म जब भी लगानी है आपने इसी तरह लगानी है, ठीक है। आगे आ जाएं जुज़ 5 पर। जुज़ 5 जो है वो है हमारा मुतशाबह अल्फाज। मुतशाबह अल्फाज तो है लफ्ज़ की जमा। मुतशाबह क्या होता है बेटा, ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि इमला में मुख्तलिफ हैं लेकिन उनकी आवाज़ एक जैसी होती है। इमला यानी वो लिखने में मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, उनमें हर्फ जो हैं वो मुख्तलिफ इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो बोलने में उनकी आवाज़ एक जैसी है। जो उनकी इमला है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, यानी उनमें हर्फ जो हैं वो एक जैसे इस्तेमाल नहीं हुए लिखने में, लेकिन बोलने में उनकी आवाज़ एक जैसी ही है। यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने मिसाल के साथ हमें बताया हुआ है, आजकल बाज़ार में खरबूजा आम है, आइन अलिफ आ मीम, यहाँ पे आइन का इस्तेमाल हुआ है और नीचे एक फल का नाम लिखा हुआ है आम। आम एक खुश जायका फल है, यहाँ पे अलिफ मद्दा का इस्तेमाल है। अलिफ मद्दा से भी अ की आवाज़ आती है, आइन से भी अ की आवाज़ आती है, तो लिखने में अलग हर्फ का इस्तेमाल किया गया है इन लफ्ज़ों में, लेकिन बोलने में दोनों आम और आम, लेकिन अ और ये आम, ठीक है। बोलने में एक जैसे अल्फाज जो कि लिखने में मुख्तलिफ हैं लेकिन बोले जाने में एक, उनको कहा जाता है मुतशाबह अल्फाज। ये आपने इसकी जो है ना तारीफ़ याद करनी है, इसको यहाँ पे ख़त कशीदा कर लें। इमला मुख्तलिफ हो मगर आवाज़ एक जैसी है, ऐसे लफ्ज़ों को मुतशाबह अल्फाज कहते हैं। ये लाजमी आपने याद करने हैं, यहाँ पे इसको ख़त कशीदा कर लें और ये स्टार बना लें कि ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अब उन्होंने 2 लफ्ज़ में दिए हैं, आप हल और हल का फ़र्क जुमलों की मदद से। ये एक है जीमचे वाला है और एक दूसरा है। अब उन्होंने कहा ये दोनों हल जो हैं इनका फ़र्क जुमलों की मदद से वाज़े करें, तो आप इन दोनों पर एक एक जुमला बनाएंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे मार्कर से लिख लेंगे हल और नीचे दूसरा हल। यहाँ पे एक हल का जुमला आप पेंसिल से लिखेंगे और यहाँ पर दूसरे, यहाँ पर ये मार्कर से इसलिए लिखेंगे जैसे आप अपनी कॉपी पर हेडिंग के लिए लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग के लिए आप मार्कर से सिर्फ हल और हल ये 2 लफ्ज़ लिखेंगे, लेकिन उनका जुमला आप सामने पेंसिल से लिखेंगे। ये वाला हल कौन सा होता है, जो किसान खेतों में हल चलाता है, और ये हल कोई चीज़ का हल निकालना, जैसे आप मैथ में कहते हैं सॉल्व करना, तो ठीक है, इन दोनों का आप जुमला बनाएंगे एक एक। उसके बाद जुमलों में इस्तेमाल करें। उन्होंने अल्फाज हमें दिए हुए हैं, ठीक है, मैं उन अल्फाज के आपको मायने बताऊंगी। ये वाला जो जुज़ है ना हमारा 6, जुज़ नंबर 6, ये जुज़ 5 के जो एक एक जुमला बनाना है ना वो यहीं पर आप बना लेंगे, ये वाली जगह पर, ठीक है। एराब भी इसी के ऊपर, जमा वाहिद भी इसी के ऊपर, खाली ये मुतज़ाद भी इसी पर, सवाल जवाब भी इसी पर। अब ये जो जुज़ आया ना हमारा 6, ये जुज़ हमने कॉपी पर करना है। अभी सुन लें गौर से, ये जुज़ आपने कॉपी पर करना है, इसके मायने इस पर नोट कर लें जो मैं साथ साथ लिखवाऊँगी। लफ्ज़ तरस जाना, क्योंकि जब आपने जुमले लिखने साथ आपने इन अल्फाज के मायने भी लिखने हैं, वो मैं आखिर में आपको बताती हूँ कि ये आपने किस तरह करना है। इसके साथ एक और काम भी है जो आपने कॉपी पर लिखना है, वो एंड पे आपको बताती हूँ। तरस जाना का मायने होता है किसी चीज़ से महरूम रह जाना, हसरत रह जाना या कोई चीज़ नसीब ना होना, ये तीनों इसके मायने हैं। या किसी चीज़ से महरूम रह जाना,
हसरत रह जाना या किसी चीज़ का नसीब ना होना। आगे लफ्ज़ है दूभर, दूभर होता है मुश्किल होना। माहौल, माहौल का मायने होता है इर्द गिर्द, यानी हमारे इर्द गिर्द जो भी अशिया हम पर असरअंदाज होती हैं इंसानों हैवानों पर, उसको क्या कहा जाता है? माहौल। हमारे इर्द गिर्द मौजूद वो तमाम अशिया जो हम पर असर रखती हों, जो हमें मुतासिर करती हों किसी न किसी तरह से, उनको कहा जाता है, उसको कहा जाता है माहौल। तो माहौल का मायने क्या है? इर्द गिर्द। काम धंधा, इसका मायने है काम काज। नकल मकानी का मायने एक जगह से दूसरी जगह जाना। मायने इस पर नोट कर लें ताकि जब आप जुमले लिखें तो आपने साथ मायने भी लिखने, फिर जुमले बनाने हैं। इनके जुमले आपने इनके खुद बनाने हैं, ठीक है। आगे जिस 7 है कालम अलिफ और कालम बे में दिए गए जुमले देखें। एक में उन्होंने हमें गलत जुमले दिए हैं, एक में उन्होंने हमें दुरुस्त जुमले दिए हैं। यहाँ पर पहले उन्होंने कहा सिर्फ जुमले देखें। पहला जुमला है कालम अलिफ में गलत है, उसके ऊपर आप लिख लें गलत और कालम बे पर लिख लें दुरुस्त। पहले में उन्होंने जो गलत जुमला दिया है वो है मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। यहाँ पर हम दिन ब दिन नहीं करेंगे बल्कि रोज़ बरोज़, मरीज़ रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जा रहा है। वो आए रोज़ जफ़रवाल जाता रहता है। वो आए रोज़ नहीं आएगा, वो आए दिन जफ़रवाल जाता रहता है। शोर ना डालो, शोर ना मचाओ, ये दुरुस्त है, ठीक है। अच्छा, अब गलत जुमले कौन से होते हैं और दुरुस्त कौन से होते हैं? हम जो आम तौर पर अपनी ज़ुबान बोलते हैं, जो हमारी ज़ुबान है, हम वो ज़ुबान बोलते हैं जो कि हमारे अहले ज़ुबान की थी, जो कि इस ज़ुबान के माहिरीन की थी, जो हमारे अहले ज़ुबान की ज़ुबान थी, उसकी पैरवी करते हुए हम ज़ुबान बोलते हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा में बोल रहे हैं, ठीक है। हम अपने अहले ज़ुबान की जो ज़ुबान बोलते हैं, जो उनकी ज़ुबान की पैरवी करते हुए हम हरूफ और अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए जो ज़ुबान अपनी रोज़मर्रा में बोलते हैं, उसी बोलचाल को कहा जाता है, अहले ज़ुबान की बोलचाल को क्या कहा जाता है? रोज़मर्रा, ठीक है। और जो रोज़मर्रा की ज़ुबान होती है वही हमारे दुरुस्त जुमले होते हैं। जो हम रोज़मर्रा से हटकर बोलते हैं उसको वो जुमले जो होते हैं वो गलत होते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं हम इन्होंने क्या लिखा हुआ है। कालम अलिफ में दिए गए जुमले गलत हैं जबकि उनके सामने कालम बे में दिए गए जुमले दुरुस्त हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कालम अलिफ में दिए गए जुमले गलत क्यों हैं? इसका जवाब ये है कि अहले ज़ुबान इस तरह नहीं बोलते। हम कोई भी ज़ुबान बोलते वक्त अहले ज़ुबान की पैरवी करते हैं। अहले ज़ुबान की बोलचाल को रोज़मर्रा कहते हैं। रोज़मर्रा में लफ्ज़ अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ तो पहले आप ब्रैकेट में ना ख़त कशीदा कर लें, ये भी आपने लाजमी याद करनी, इसको भी स्टार करें, इम्पॉर्टेंट है ये। हम कोई भी ज़ुबान बोलते वक्त किसकी पैरवी करते हैं? अहले ज़ुबान की पैरवी करते हैं, यानी जो इस ज़ुबान के माहिरीन थे, अहले ज़ुबान की पैरवी करते हुए हम इसी ज़ुबान को लेकर चल रहे हैं। और अहले ज़ुबान की जो बोलचाल है उसको क्या कहा जाता है? रोज़मर्रा कहते हैं। रोज़मर्रा में क्या है? जो रोज़मर्रा में लफ्ज़ अपने असल मायनों में लिखे बोले जाते हैं, ठीक है। रोज़मर्रा में लफ्ज़ अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल होता है, यहाँ तक इसको कर लें, ठीक है। ये ऐसे भी आ सकता है रोज़मर्रा किसे कहते हैं, या हम किसकी ज़ुबान की पैरवी करते हैं, ठीक है, या रोज़मर्रा में जो अल्फाज हैं वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं अपने हकीकी मायनों में। तो रोज़मर्रा किसे कहते हैं? अहले ज़ुबान की जो ज़ुबान थी उसको रोज़मर्रा कहते हैं। रोज़मर्रा में अल्फाज अपने असल मायने में ही लिखे बोले पढ़े जाते हैं। तो जो उससे हटकर हम बोलें, पढ़ें या लिखें वो फ़िक्रात गलत होते हैं। अब उन्होंने क्या कहा? अगले सफ़े पर दिए गए जुमले रोज़मर्रा के लिहाज से गलत है, उनकी दुरुस्ती करें। अब उन्होंने हमें रोज़मर्रा से हटकर जुमले दिए हैं, उसकी हमने दुरुस्ती करनी है। इसी पर करवाऊंगी, मेरे साथ साथ करें। पहला है मेरी बात का बुरा ना मनाएं। हम अक्सर ऐसे ही बोलते हैं लेकिन ये मनाएं गलत है, इसकी जगह आप लिखेंगे मानने। दूसरा है आप नारोवाल से कब वापस लौटे। लौटने का मतलब वापस आना ही होता है, तो फिर हम वापस लौटे क्यों कहते हैं? वापस को इसके अंदर से हम काट देंगे, ठीक है। ये सिर्फ होगा आप नारोवाल से कब लौटे। अगला है मैंने अजमल ख़ान की किताब से बहुत इस्तिफ़ादा हासिल किया। इस्तिफ़ादा जो होता है ना, अब इसको हम लेते हैं जी मैंने फ़ायदा हासिल किया। इस्तिफ़ादा का असल मायने ही ये होता है फ़ायदा हासिल करना, फ़ायदा हासिल करना। इस्तिफ़ादा, तफ़ादा फ़ायदा, इस्तिफ़ादा का मतलब
फ़ायदा حاصل کرنا. جب اس پورے لفظ کا معنی فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر ہم الگ سے حاصل نہیں لگائیں گے. اگر تو یہاں پہ لفظ ہوتا نا فائدہ تب حاصل آنا تھا، لیکن جب استفادہ آ گیا تب ہم حاصل نہیں لکھیں گے، بلکہ میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ کیا، حاصل کو کاٹ دیں گے. اگلا ہے اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے. ناراضگی کو کاٹ کے لکھیں گے ناراضی، اس میں ناراضی کی کیا بات ہے. اگلا ہے گالی نکالنا شریفوں کو شیوا نہیں. گالی دینا ہوتا ہے، گالی نکالنا نہیں ہوتا، گالی دینا. میرے کو بازار جانا ہے. میرے کو نہیں آئے گا، میرے کو کی جگہ آئے گا مجھے بازار جانا ہے. یہ آپ درست کر لیں سارے جملے. اچھا، یہ سب کتاب پر ہی حل کرنا ہے اور کتاب پر ہی یاد کرنا ہے. جز 1 بھی، جز 2 بھی، جز نمبر 3 بھی، جز 4 بھی، جز 5 بھی، ٹھیک ہے، جز 7 بھی. یہ سارے اسی پر حل کرنے، لیکن جو جز نمبر 6 ہے اس کو آپ نے اپنی جماعت کی کاپی پر لکھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے سرگرمی الف اور سرگرمی بے. الف ہے دیہاتی زندگی کے فائدے، بے ہے شہری زندگی کے فائدے. یہ سرگرمی بھی کاپی پر لکھنی ہے آج ہی، ٹھیک ہے. باقی جو جز کتاب پر کہے ہیں وہ آپ نے کتاب پر لکھنے بھی ہیں اور کتاب پر ہی یاد بھی کرنے ہیں کتاب سے. جو جز نمبر 6 ہے جملے، اور یہ جو سرگرمی الف اور بے ہے، یہ دونوں آپ نے کاپی پر لکھنی ہے. وہ کس طرح لکھنی ہے وہ یہاں پر آپ کو بتاتی ہوں. تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام لکھیں گے، دن لکھیں گے، عنوان لکھیں گے، سبق کا نام، دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق. ذیلی عنوان میں کیا لکھیں گے؟ مشقی جز نمبر 6 جمع سرگرمی الف اور بے، ٹھیک ہے. پہلے ایڈنگ دیں گے پہلی چیز کی. مشقی جز نمبر 6 وہ کیا ہے؟ الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. یہاں پر 3 خانے بنائیں گے. پہلے 2 تھوڑے پتلے بنائیں گے، یہ ذرا چوڑا بنائیں گے. آپ پینسل سے اسی طرح لائن لگائیں گے. اوپر الفاظ کی ایڈنگ دیں گے، دوسرے میں معنی کی ایڈنگ دیں گے، تیسرے میں جملے کی. الفاظ لکھ لیں گے اسی طرح نمبر لکھ کر. پہلا ہے ترس جانا، اس کا معنی ہے کسی چیز سے محروم رہ جانا یا کوئی چیز نصیب نہ ہونا، ٹھیک ہے، یا کوئی حسرت رہ جانا. پھر اس کا جملہ آپ خود بنائیں گے جو ادھر لکھیں گے. اگلا ہے دوبر. دوبر کا معنی ہے مشکل. تیسرا ہے ماحول. ماحول کا معنی ہے ارد گرد. چوتھا ہے کام دھندا، اس کا معنی ہے کام کاج. پانچواں ہے نقل مکانی، اس کا معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. یہ معنی میں نے لکھ دیے. اب آپ اس کے سامنے جملے اسی طرح اس کاپی پر خود ہی لکھیں گے. اس کے بعد دوسری چیز تھی سرگرمی. پھر آپ ہیڈنگ دیں گے سرگرمی، واوین میں لکھیں گے الف، اور اس کے سامنے واوین میں لکھیں گے کیا ہے آپ کی سرگرمی الف؟ دیہاتی زندگی کے فائدے. میں نے کتنی سطریں یہاں پہ چھوڑی ہیں؟ 1 2 3 4 5. آپ نے بھی اپنی کاپی کی صرف 5 سطروں پر لکھنا ہے. اس کے بعد بے شہری زندگی کے فائدے، اس کے لیے بھی 1 2 3 4 5 یہ میں نے چھوڑ دی. اب اس میں آپ نے سرگرمی، آپ کی ایکٹیویٹی یہی ہے کہ آپ یہ جو دیہاتی زندگی کے فائدے بھی 5 لائنوں پر اور شہری زندگی کے فائدے بھی 5 لائنوں پر ایک ایک پیراگراف کی صورت میں لکھیں گے، جس میں 5 سے 6 جملے ہوں یا 4-5 جملے ہوں. جملوں کی کوئی آپ کو وہ نہیں ہے پابندی کہ 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں، ٹھیک ہے. آپ چاہے 3 جملوں میں لکھ دیں چاہے 4 جملوں میں، لیکن یہ 5 سطریں میں نے کہ مطلب مختصر سا ایک پیراگراف آپ نے لکھنا ہے. اب دیہاتی زندگی کے فائدے کون سے ہوتے ہیں میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. کہ دیہات میں جو ہے وہ ہمیں ہر طرح کی فصل، پھل، سبزیاں جو ہے بآسانی مل جاتی ہیں، اور وہاں پہ جو بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ ملاوٹ سے پاک ہوتی ہیں. دودھ جو ہوتا ہے وہ بھی ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے. وہاں پہ ٹریفک کا شور کم ہوتا ہے، دھوئیں دار گاڑیاں کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے فضا کی آلودگی جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہوتی، اور وہاں پر انسان صحت مند رہتا ہے. اور وہاں پر جو ہے ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم ماحول کی آلودگی سے بچے رہنے کی صورت میں بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب شہری زندگی کے فائدے کیا ہیں؟ شہری زندگی کے فائدے یہ ہیں کہ یہاں پر شہروں میں کیا ہے کہ ہمیں تعلیم کی سہولتیں زیادہ ہے، تعلیمی ادارے زیادہ ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور دفاتر زیادہ ہیں. لوگ اپنے کاروبار یہاں پر زیادہ کر سکتے ہیں. یہاں پر لوگ نوکریاں مختلف دفاتر میں کر سکتے ہیں، بآسانی نوکریاں مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے تعلیمی سہولیات آسانی سے ہمیں میسر ہو سکتی ہیں، اور ہمیں طبی سہولیات جو ہسپتال ہے علاج معالجے کے لیے ہمیں اچانک بھی جانا پڑے تو ہمیں یہ ساری سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں فوراً. شہری زندگی کے یہ فائدے ہیں کہ یہاں پر
جو ہے کچے مکانات کی بجائے پکے مکانات ہیں، یہاں پہ سڑکیں ہیں جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں، اور یہاں پر مختلف جگہوں پر بہت اچھے اچھے پارک بنے ہوئے ہیں، یہاں پر اسکول کالج یونیورسٹیاں ہسپتال یہ سب کچھ ہے جو کہ ہمیں سہولت دیتی ہیں یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے فائدے میں نے آپ کو بتا دیے، آپ نے بھی چھوٹے چھوٹے 2 پیراگراف ان پر لکھنے ہیں، دیہاتی زندگی کے فائدے پر اور شہری زندگی کے فائدے پر، ٹھیک ہے، اور یہ جملے لکھنے ہیں، یہ کاپی پر آپ نے لکھنا ہے اور باقی سارا آپ نے کتاب پر حل کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔